पहले दौर का मतदान हो चुका है। आज जो आंकड़े आए हैं रिवाइज्ड फिगर्स, उससे लगता है कि गुजरात में इस बार चुनाव का बहुत उत्साह है और मतदाता भारी संख्या में वोट देने आए हैं। मुझे बताया गया कि शायद जो आंकड़ा है, जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स थे, उससे भी आगे बढ़कर 70% के करीब हो गया है। हम ये मानते हैं कि जितना आंकड़ा या परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी ही बड़ी होगी। और जो हमारा जीतने का मार्जिन होगा वो स्वयं अपने आप में उतना ही बढ़ेगा। जब चुनाव को लेकर उत्साह होता है तो उस उत्साह के पीछे कोई कारण होता है, और जो दो स्पष्ट कारण सामने आए हैं कि गुजरात की जनता मानती है कि गुजरात का आर्थिक विकास भारत में और पूरे विश्व के सामने उसकी जो चर्चा होती है, एक उदाहरण बन चुका है। गुजरात ने एक नए बेंचमार्क, एक नए मापदंड स्थापित किए हैं। गुजरात की जनता का संतुष्टि का स्तर भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ खूब अच्छा है, और क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर है तो ये सरकार के प्रति भी उत्साह है और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति भी उत्साह है। बहुत कम उदाहरण इस देश में देखे गए हैं कि 2002, 2007, 2012 3 लगातार चुनावों में इतना उत्साह वाला रवैया जनता और मतदाता का रहे। एक यूफोरिक रिस्पॉन्स है। हम जनता से इस बात की भी अपील करते हैं कि 17 तारीख को दूसरे दौर में भी और अधिक उत्साह के साथ वोट डालने के लिए गुजरात के लोग आए, और गुजरात में जो राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है और एक दिशा गुजरात की राजनीति को मिल रही है, उसकी वजह से आने वाले 5 वर्षों में भी गुजरात प्रगति करेगा। ये वोट गुजरात की जनता अपने स्वयं के हित में दे रही है। People are enthusiastic for voting in their own interest. The Congress is struggling. कांग्रेस संघर्ष कर रही है कि चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा मिल जाए। अभी कोई स्पष्ट नेतृत्व उनके सामने नहीं है। पहले भी मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि मोदी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के साथ तुलना ना हो जाए, इसलिए नेताओं को पीछे रख के ब्रांड एम्बेसडर्स को आगे रखते हैं। जो 10 वर्षों तक राजनीतिक एजेंडा चलाने की और लागू करने का प्रयास किया, 3 सप्ताह के लिए उस राजनीतिक एजेंडा को सस्पेंड कर दिया है।
और एक वैकल्पिक एजेंडा जो काल्पनिक विषयों पे आधारित है। अब उनके एक बड़े नेता आए तो उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जन लोकपाल बिल का विरोध किया। जन लोकपाल बिल और लोकपाल के बीच में उनको अंतर तो मालूम होना चाहिए। अरे हम लोग तो चाहते थे कि मजबूत आए, ये तो कांग्रेस ने ही रोक रखा है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी एक सप्ताह पार्लियामेंट सेशन का बचा है, अभी तक संकेत नहीं कर रहे कि कब लाएंगे। अन्य नेता आते हैं तो किसी ने कह दिया, एक उर्दी नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। अब राज्यसभा में सबसे प्रमुख भाषण मेरा हुआ और हमारे समर्थन की वजह से वो संविधान संशोधन राज्यसभा में पास हुआ। वी लेड द डिबेट, सारे देश ने देखा और 2 साल से उसको रोक के रखा हुआ है। द कांग्रेस इज स्ट्रगलिंग फॉर इश्यूज। Therefore, the struggle is leading them to concocting issues. ये 2 मैंने उदाहरण दिए। अब एक सामान्य वाक्य हर बार कह देते हैं कि हम केंद्र से पैसा देते हैं। अरे गुजरात इतनी प्रगतिशील राज्य है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, यहाँ के लोग टैक्स देते हैं केंद्र को, जिसका हिस्सा राज्य को मिलता है, वो भी भेदभाव के बाद मिलता है। और इसलिए ऐसे कल्पना मत कीजिए कि कोई आप दान पुण्य या चैरिटी कर रहे हो। गुजरात को अपने अधिकार चाहिए, गुजरात को कोई फिलैंथ्रोपी या चैरिटी नहीं चाहिए। आज कह दिया कि जो बिजली आती है वो बेच दी जाती है। अरे गुजरात में सरप्लस बिजली है, 24 घंटे देने के बाद यहां वो व्यर्थ की जाए या वो नेशनल ग्रिड में जाए। अब जो पावर सरप्लस स्टेट है उसकी सरप्लस बिजली नेशनल ग्रिड में जाएगी ही। अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्षमता होगी कि बिजली और बिजली के बीच में फर्क समझ लें कि यहां कौन सी पैदा हुई और केंद्र के खाते से कौन सी आई। दोनों एक ही ग्रिड में आती हैं। यहां किसान के लिए भी प्रयोग होती है, उद्योग के लिए भी प्रयोग होती है, घरों में भी प्रयोग होती है। जो सरप्लस बिजली है वो वापस नेशनल ग्रिड में चली जाती है, जिसका एक अग्रीड फॉर्मूला है। अब ये हाथ की मोहर वाली बिजली गई या फूल की मोहर वाली बिजली गई सर नेशनल ग्रिड में, कांग्रेस का नेतृत्व पहचानता होगा, हमें तो उसकी पहचान नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो पावर सरप्लस स्टेट्स हैं उनकी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नेशनल ग्रिड में। ये हल्का अभियान है, दिशाहीन है, उसके कोई मुद्दे नहीं हैं, नेतृत्वहीन है और शायद मजबूरी में एक रस्म निभाई का काम हो रहा है। चुनाव है तो इसलिए जाना है, कुछ बोलना है। इट्स अ फॉर्मेलिटी बीइंग कंप्लीटेड। किस तरह के विषय उठाइए। अभी कुछ दिन पहले इस देश के गृह मंत्री वडोदरा आए थे, मैंने उनका भाषण पढ़ा। उस भाषण में कहा कि कांग्रेस की सरकार है जो एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के व्यक्ति को डायरेक्टर आईबी बना सकती है।
अब डायरेक्टर आईबी एक बहुत सेंसिटिव पद है। द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर आईबी इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पोजीशन। It has nothing to do with the religion of the appointee. It has something to do with the security of this country. इस देश की सुरक्षा का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क का पूरा ढांचा है वो उस पर निर्भर करता है। और गृह मंत्री कहे कि हमने एक धर्म विशेष के आदमी को बना दिया और इसलिए हमें वोट दे दो। मैं घोर निंदा करता हूं इस वक्तव्य की। आई स्ट्रांगली कंडेम द होम मिनिस्टर स्टेटमेंट demanding a vote for the Congress party because a gentleman belonging to a particular religion has been appointed the director of the Intelligence Bureau. इससे गैर जिम्मेवार बयान इस देश के गृह मंत्री ने बहुत कम दिए होंगे। आईबी जैसी सेंसिटिव संस्था को एक विवाद में घसीट लेना, यह काम किसी को नहीं करना चाहिए, गृह मंत्री को तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। वैसे ये सरकार ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग खूब करती है। पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक फेयर मैकेनिज्म से हो, 3 लोगों की समिति करे जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस हो। वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए रिपोर्ट को अभी कोल्ड स्टोरेज में रखा। रिपोर्ट इसलिए सत्र से पहले दे दी गई कि सत्र में पारित हो जाए। और जो इन दिनों में विवाद आ रहे हैं, आज भी आए हैं। कोई पुराने डायरेक्टर ने कहा कि हम पे विवाद आते, दबाव आते थे सीबीआई के ऊपर राजनीतिक मसलों में। और गुजरात में तो इसका इसलिए भी संदर्भ है कि अगर किसी एक राज्य के खिलाफ सीबीआई का सबसे खराब दुरुपयोग हुआ है तो वो गुजरात है। सच में सीबीआई का ढांचा कैसे निष्पक्ष हो, इसके लिए एक राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है सिलेक्ट कमेटी की, वो एक अवसर है उस बहस को आगे बढ़ाने का। पक्षपात करने वाली वो जांच एजेंसी बन जाए, राजनीतिक आधार पे काम करने वाली वो एजेंसी बन जाए, तो जो न्याय और कानून का ढांचा है वो अपने आप में टूट जाता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश की आम जनता के सामने ये सरकार अपना समर्थन खो बैठी है। इसलिए अधिकतर उपचुनाव और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव ये हारती है। लेकिन क्या कारण है कि हर दूसरे तीसरे दिन जब संसद में आंकड़ा कम पहुंचता है तो सपा और बसपा को मैनिपुलेट करने का अवसर इस सरकार को मिल जाता है। और उसका स्पष्ट कारण है कि उन दोनों दलों के नेता क्योंकि सीबीआई के जाल में आए हुए थे और इसलिए इन जांच एजेंसियों का प्रयोग करके उनको मैनिपुलेट करना सरकार की क्षमता इसको लेकर बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव अपने राज्य के नेतृत्व और सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ा है, केंद्र सरकार की विफलताओं के आधार पर लड़ा है। और हमें विश्वास है इस बात का कि एक रिकॉर्ड जीत इस चुनाव में हम हासिल करेंगे।